राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताऊंगी। संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना क्या होता है और उसमें क्या निहित होता है प्रस्तावना के अंदर। सबसे पहले किसी भी प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में प्रस्तावना होती है, एक प्रस्तावना रहती है, यानी कि कोई भी अधिनियम पारित होगा उसमें एक प्रस्तावना प्रारंभ में रहेगी ही रहेगी। फिर आते हैं कि इस प्रस्तावना में होता क्या है। प्रस्तावना, प्रत्येक प्रस्तावना में उस अधिनियम के उद्देश्य निहित होते हैं। उद्देश्य निहित कौन से उद्देश्य? जिस अधिनियम, जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो अधिनियम पारित किए जाते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में रहती है, एक प्रस्तावना रहती है। किसी भी अधिनियम को हमें पारित करना हो तो स्टार्टिंग में एक प्रस्तावना रहेगी। दूसरा कि इस प्रस्तावना में उस अधिनियम के उद्देश्य निहित होते हैं, जिस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उस अधिनियम को हम पारित करते हैं। जस्टिस सुब्बा राव ने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि प्रस्तावना किसी अधिनियम के मूल आदर्श और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। वहीं पर उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अर्थात कुंजी से तात्पर्य क्या है कि जिस समय संविधान निर्माता संविधान की रचना कर रहे थे उस समय वो किन उद्देश्यों के बारे में सोच के संविधान की रचना कर रहे थे तथा वो किन मूल जो आदर्श होते हैं उसको हमारे संविधान में प्रतिस्थापित करना चाहते थे। इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रस्तावना से मिलती है। अब आते हैं कि प्रस्तावना, भारत के संविधान में प्रस्तावना आई कहाँ से लिया गया। तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना का पृष्ठ लगाया गया तो उसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से, पहली बात। दूसरा, इसकी जो विशिष्ट भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया अगर प्रश्न है तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि इसकी विशिष्ट भाषा प्रस्तावना की कहाँ से ली गई है तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हो चुका था उसके बाद 13 दिसंबर सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका, मतलब इसको पहले उद्देशिका का नाम दिया गया कि संविधान की क्या उद्देशिका है, इसको सबसे पहले संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पढ़ा था। बाद में इसका नाम प्रस्तावना हो गया और इसीलिए इसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं और उद्देशिका भी कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई कि कहाँ से लिया गया और सबसे पहले जो इसको उद्देशिका हम क्यों कहते हैं। अब आते हैं कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ, जिस समय हमारा संविधान पारित किया गया या लागू हुआ तो उस समय जो प्रस्तावना थी इसको भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया। इसके लिए विभिन्न अपीलें की गई, लेकिन उसके बाद भी उसमें दो वाद बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है बेरुबारी वाद जो 1960 में आया था। बेरुबारी वाद के तहत क्या होता है कि इन्होंने अपील की कि इसको भी हम संविधान का अंग माने, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और न ही इसमें कभी कोई संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसका जो दूसरा वाद है केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य 1973, यानी कि 60 में बेरुबाई वाद में उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल मना कर दिया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाएगा। लेकिन केशवानंद भारती वाद में जो इसको बहुत बड़ा न्यायालय कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 13 न्यायाधीश बैठे थे, उसकी बैठक हुई, 13 न्यायाधीशों ने अपना अपना मत लिया और फिर एक मत उच्चतम न्यायालय ने निकाला कि प्रस्तावना संविधान का अंग होगी और इसमें संशोधन भी किया जाएगा। यह निर्णय 1973 में केशवानंद भारती के जो वाद है या जो जजमेंट उस वक्त जज ने सुनाया था उसके अनुसार, यानी 1973 में ये हमारा जो प्रस्तावना है ये उसका अंग बनी, किसकी? संविधान का अंग बन गई। और फिर 1976 में पहली बार
संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया। क्योंकि परमिशन कब हुई कि कब वो भारत का वो संविधान का अंग बनी प्रस्तावना 1973 में, और 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा इसमें 30 में पहली बार संशोधन हुआ और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो 3 शब्द क्या थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को 1942वें में 42वें संशोधन में इसको जोड़ा गया था। ठीक, अब हुआ कि 42वें संशोधन में 3 शब्द जुड़े थे, ये हमेशा याद रखिएगा। इसमें आज तक संविधान प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था। ये चीज हमारी क्लियर होगी। फिर हमारा ये संविधान, ये जो प्रस्तावना थी संविधान का अंग बन गई। ठीक, अब आते हैं कि इस प्रस्तावना से हमें सबसे पहले 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण पता लगती हैं। सबसे पहली बात कि संविधान का स्रोत क्या है। संविधान का क्या स्रोत है? संविधान का स्रोत है भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता। भारत की जनता संविधान का स्रोत है, क्योंकि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से उसको शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी इसकी खासियत 2 चीज, दूसरी इसका कौन सी चीज हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण पता लगती है प्रस्तावना से कि इसका उद्देश्य क्या था। मतलब संविधान का क्या उद्देश्य है? संविधान का उद्देश्य से तात्पर्य है कि जिस समय संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया उस समय उन्होंने जो भारतीय लोगों के जो अधिकार हैं और जो उनके स्वतंत्रता थी उसकी घोषणा इस संविधान के अंदर की है, और भारत के नागरिक को, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को इसमें सुनिश्चित किया है। ये इसका उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य होता है। फिर तीसरी इसकी खास बात क्या पता लगती है प्रस्तावना से कि प्रस्तावना में ही इसके प्रवर्तन की तिथि अंकित है, यानी कि संविधान में किसी पन्ने पर या किसी भाग में वो तारीख नहीं है जिस दिन हमारे संविधान पारित हुआ था। जो इसके अंदर है 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत विक्रम संवत 2006, वो हमें केवल प्रस्तावना में ही मिलता है। तो ये चीज क्लियर हुई कि प्रस्तावना से हमें 3 चीजें क्या पता लगी कि जो हमें प्रस्तावना देता है हमको, पहला कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है और संविधान की प्रवर्तन की तिथि क्या है। ये तीनों चीजें हमें प्रस्तावना से पता लगती हैं। और अब आते हैं बेटा इसमें कि हम भारत इसमें इस जो हमारा प्रारूप तैयार हुआ है संविधान वाला, इसमें जो हमें पता लगता है कि ये इसमें एक एक शब्द का बहुत महत्व है। सबसे पहले क्या है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का क्या मतलब है? भारत की जनता। हम भारत के लोग कौन है? भारत की जो जनता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, मतलब भारत को क्या बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि हम भारत के लोग देश को, अपने राष्ट्र को कैसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं? संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब क्या है कि हम अपने जो देश भारत है उसके स्वयं सारे निर्णय हम स्वयं ले सकते हैं और हम इसके लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, चाहे वो अंग्रेज हो या कोई और अथॉरिटी हो। हम स्वतंत्र हैं, चाहे वो हमारे देश का आंतरिक मामला हो, चाहे हमारे देश का बाह्य मामला हो। हम किसी से भी, किसी भी देश के साथ संधि कर सकते हैं, किसी भी देश के साथ हम मित्रता का व्यवहार कर सकते हैं। पूर्णतः हम स्वतंत्र हैं, हम संप्रभु हैं अपने निर्णय लेने के लिए। पहला शब्द। दूसरा है बेटा समाजवादी। समाजवादी शब्द से तात्पर्य है कि ये समाजवादी जो शब्द था ये सबसे पहले यूरोप में कार्ल मार्क्स ने इसको बताया था, क्योंकि यूरोप की स्थिति क्या है, वहाँ पर या तो बहुत अमीर वर्ग है या बहुत गरीब वर्ग है। तो वो गरीब वर्ग संघर्ष करके अमीर वर्ग के समकक्ष बनने का जो प्रयास करता है, संघर्ष
तो यानी कि ये समाजवाद यूरोप में संघर्ष के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे भारत में समाजवाद का मतलब है कि समाज में सबको समान दृष्टि से देखना, समान भाव से रखना, आपसी मेल जोल और भाईचारे के साथ रहना, सबको एक समान दृष्टि रखना, समाजवाद से तात्पर्य। ऐसे समाज का निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए करने के लिए सोचा। और दूसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ मतलब किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को निरपेक्ष नहीं चाहता। मतलब भारत का संविधान एक कानून है कि हमारे भारत का कोई एक भी धर्म राज धर्म नहीं है, वो सभी धर्म को समान इज्जत देता है, सभी धर्म को समान दृष्टि देखता है, सभी धर्म को समान संरक्षण देता है। वो कोई किसी एक धर्म को हम राजधर्म नहीं मानते हैं। दूसरा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक जहाँ पर लोगों द्वारा तंत्र यानी प्रशासन चलाया जाता है, यानी कि अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को हम लोकतंत्रात्मक सरकार कहते हैं। यानी कि जनता ही अपना शासक चुनती है और 5 साल के बाद पुनः वो अधिकार जनता के पास आता है कि वो आगे कंटिन्यू दोबारा वो शासक बनेगा कि नहीं बनेगा। हम जनता निर्णय करते हैं कि हमारा शासक कौन बनेगा, और फिर अगर वो अच्छा कार्य करता है तो हम पुनः अपने वोट के द्वारा उनको निर्वाचित करते हैं। ठीक, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य से मतलब राजतंत्र नहीं है, गणराज्य यानी कि वंशानुगत जो शासन प्रक्रिया थी, राजधर्म जो जैसे राजा का बेटा शासक, उसका बेटा शासक, ये हमारे देश में, हमारे संविधान में इसको मना करके गणराज्य के स्थान गण माने जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारा शासक बनेगा। यानी कि हमारा सर्वश्रेष्ठ जो शासक वो कौन, राष्ट्रपति पद माना जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से हम जनता ही उनको चुनते हैं। तो यानी कि अब हमारा वंशानुगत जो प्रशासन प्रक्रिया थी वो खत्म होता है। हम ऐसे देश का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर गणतंत्र रहेगा। तो यानी कि हमारे भारत के लोगों ने किस तरह की कल्पना की थी, वो 5 शब्द। पहला शब्द क्या था हमारा, हम आते हैं बेटा यहाँ पे कि हम गणराज्य की हम स्थापना कर रहे थे। उसके समस्त नागरिकों को, यानी भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मतलब भारत, अब ये तो हमने ऐसे राष्ट्र की स्थापना की जो हमारा प्रभुत्व संपन्न है, हमारा समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है और उसके साथ साथ गणराज्य लोकतंत्रात्मक है। इन सब के लिए नागरिकों को क्या अधिकार दिया कि यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उनको हम न्याय देंगे। यानी सामाजिक से तात्पर्य हमारे देश में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न लिंग के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्र से आए हुए लोग हैं। तो सबको समान दृष्टि से, किसी भी क्षेत्र में उनको हम भेदभाव न करके सभी को अवसर की हम सबको समानता देंगे, सबको एक दृष्टि में देखा जाएगा। फिर दूसरा है आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से न्याय का तात्पर्य है कि कोई भी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकता है और वो अपना धन अर्जित कर सकता है। उसमें किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा कि उच्च वर्ग का है तो वही व्यवसाय करेगा, नहीं। इसके लिए आप अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपने व्यवसाय का चयन कर सकता है। और चौथा है राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि हमारा जो लोकतांत्रिक समाज की हमने रचना की है उसमें भारत का प्रत्येक नागरिक वोट डालने का उसको अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी प्रदेश का हो, सबको राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। ये न्याय हमने दिया है नागरिकों को। उसके साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार मतलब
हम किसी भी विचार को मान सकते हैं, किसी को भी अपने विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हमारे देश में दी गई है प्रत्येक नागरिक को। दूसरी बात क्या है, विश्वास, वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, संघ पर विश्वास कर सकता, वो स्वतंत्र है प्रत्येक नागरिक। उसके साथ साथ धर्म और उपासना, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, इस पर हम किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगा सकते, परिवार भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको हमारे राष्ट्र ने, हमारे संविधान ने उसको ये स्वतंत्रता दी है। ठीक, और उसी के बाद उपासना, किसी की भी वो पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता है हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को, उसकी ये स्वतंत्रता। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि अपनी गरिमा को बनाने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, चाहे किसी भी पद के लिए अवसर, उसके लिए सब किसी पद, कोई भी पद किसी वर्ग विशेष के लिए सुनिश्चित नहीं किया गया है, उसको जो भी चाहे जिस पद पर जा सकता है। एक गरीब का बच्चा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, IAS टॉपर बन सकता है, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार। अवसर की समानता सभी को दी गई है। ठीक है बेटा। उसके बाद राष्ट्र की अखंडता और एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प, यानी कि राष्ट्र हमारा एकता और अखंडता से तात्पर्य है कि हमारे देश में विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न प्रांत के लोग हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं। इन सबके विविधताओं के होते हुए भी हम एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और इस अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। बंधुत्व का मतलब भाईचारे की भावना, क्योंकि हम किसी भी धर्म या जाति के लोग हों, लेकिन आपस में हम भारतवासी सब भाई बहन हैं। इस वाक्य को चरितार्थ करता है ये हमारा बंधुत्व की भावना। फिर अपनी इस संविधान सभा में, जो संविधान सभा में बैठी थी जब जिस वक्त ये प्रस्तावना पारित हो रहा था, संविधान हमारा पारित हो रहा था, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, जिस दिन वो पारित हुआ उस दिन की तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, यानी जिस दिन वो पारित हुआ उसकी तिथि आपका दोनों में हमारी अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी दोनों तिथि उसमें हमारे प्रस्तावना में निहित है। और एतद द्वारा, हम लोगों द्वारा इस संविधान को, जो संविधान का निर्माण किया गया था, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब उसको धारण करते हैं, और अधिनियमित उसके अनुसार चलने के लिए प्रण लेते हैं, और आत्मार्पित मतलब आत्मा से उसको, अपनी आत्मा, अंतरात्मा से उस संविधान को हम स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके एक अखंड भारत का निर्माण करने की ये प्रतिज्ञा करते हैं। इसीलिए इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की कहा गया है, क्योंकि हमारे जो मूल आदर्श हैं हमारे, वो सब इसके शब्द में हमारे देश की अखंडता को बढ़ाने के लिए, और राष्ट्र के जो हमारे आदर्श हैं हमारे देश के, वो सब इसके अंदर समाहित हैं। इसीलिए इसको हम संविधान की आत्मा और कुंजी कहते हैं। धन्यवाद।